नमस्कार साथियों, मैं पवन बलीपुरिया आपका अपने चैनल जीएस बाई बलीपुरिया में स्वागत करता हूं। आज हम हिस्ट्री का मास्टर क्लास देखेंगे, जिसमें हम प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की बात करेंगे। एरा वाइज में पढ़ाने का प्रयास करूंगा, जिसमें आपको सन के अकॉर्डिंग चलता जाऊंगा और अंत तक पूरी सनों को कंप्लीट करूंगा, जो परीक्षाओं के लिए क्रमबद्ध तरीके से मास्टर क्लास हिस्ट्री का होगा, जिसमें हिस्ट्री से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को बोलकर आपको बताने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रदान किया जा सके। कोशिश करूंगा मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास मेरा कर्तव्य होगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो मेरा कैसा लगा। तो शुरू करते हैं, समय को न जाया करते हुए प्राचीन भारत के बारे में देखेंगे। तो प्राचीन भारत जो होता है मित्रों, उसको समझने के लिए यह मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक इसका भाग होता है प्राचीन भारत में ऐतिहासिक, एक होता है इससे पहले का काल प्राग ऐतिहासिक, उससे मध्य का काल जो होता है वह होता है आद ऐतिहासिक। यानी प्राग ऐतिहासिक काल जो होता है यह सबसे पहला काल होता है। इसे समझने के लिए यहाँ पे हम पाषाण सभ्यता की बात करेंगे। यानी प्राग ऐतिहासिक काल में मानव जीवन एक आध तरीके से जी रहा था, जो जंगल में रहकर विभिन्न तरीके की शिकार कर विभिन्न तरीके के औजारों से धीरे धीरे सुधार करता गया और पाषाण सभ्यता से मानव एक सभ्य सभ्यता में प्रवेश करता है। इसके बाद में जब आद्य ऐतिहासिक काल आता है, उसमें हम देखते हैं, जैसे आपको वीडियो में सामने दिख रहा होगा, महत्वपूर्ण सभ्यताओं का उल्लेख होता है। जैसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता है, एक वैदिक सभ्यता है। ये महत्वपूर्ण सभ्यताओं का उल्लेख आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किया गया है। मित्रों, उसके बाद में मैंने आपको बताया था ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में भारतीय इतिहास की आधुनिकता का वर्णन किया गया है, जिसमें हम देखेंगे प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अगर हम बात करें प्राग ऐतिहासिक काल, तो प्राग ऐतिहासिक काल को मैंने बताया था एक तरह से पाषाणी युग था। मानव जीवन जंगल में निवास करता था और जंगलों से धीरे धीरे वह अपना सुधार करते हुए एक सभ्य सभ्यता के रूप में उभर कर आता है। तो उसमें हम देखेंगे यह मुख्यतः प्रागैतिहासिक काल जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है निम्न पुरापाषाण काल, उसके बाद में मध्य पुरापाषाण काल, उसके बाद में नभ पुरापाषाण काल। यानी मध्य पाषाण काल से पहले का काल है वो आपका कहा जाएगा पुरापाषाण काल। उसके बाद में आने वाला काल होगा मध्य पाषाण काल और उसके बाद में नवपाषाण काल। अब मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करूंगा आपको कि जो पुरापाषाण काल है, यहाँ पे मानव अपना पूरी तरह से आदिम जिंदगी जी रहा था। जैसे आप मान सकते हैं, इस काल में महत्वपूर्ण कार्य आग की खोज हुई। जिस काल में आग की खोज तो हो गई, परंतु जब मध्य पाषाण काल आया, अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जो पाषाण शब्द मैं उपयोग कर रहा हूं, ये पाषाण बोलते हैं पत्थर को, यानी एक तरह से पत्थरी युग था ये। तो पुरापाषाण के बारे में मैंने बता दिया। इसका महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही बनता है वनडे एग्जाम में, जिसमें पूछा जाता है आग की खोज कब हुई थी, तो पुरापाषाण काल में हुई थी। और इसका उपयोग कब किया गया, तो मध्य पाषाण काल में किया गया। इसमें मध्य पाषाण काल को ही माइक्रोलिथ काल कहा गया है। इसका महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के कुछ स्थान हैं। उसमें आपकी बेतवा नदी सोहन घाटी मध्य प्रदेश में, कृष्णा घाटी कर्नाटक में और वेलन घाटी
उत्तर प्रदेश में और नेवासा महाराष्ट्र में इसके महत्वपूर्ण खोज के स्थल हैं जो मध्य पाषाण से संबंध रखते हैं। यहाँ से आपको प्रश्न जब कभी पूछा जाएगा तो पूछा जाता है इस काल में मानव अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आप उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में बताएंगे। जो स्थान है वहाँ का मेहधा नामक स्थान। अब हम बात करेंगे नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल में मानव एक तरह से बस्ती के रूप में रहने लगा और मानव खाने के लिए कुछ फसलों का भी उपयोग करने लगा और पशुपालन करने लगा। ऐसे महत्वपूर्ण कार्य नवपाषाण के अंतर्गत मानव करेगा, जिसमें आपको सबसे पहला साक्ष्य जो मिलता है नवपाषाण काल के अंतर्गत कृषि का, वह 7000 ईस्वी पूर्व के अंतर्गत पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण और प्रश्न हैं, जैसे गोमफराल है, बुर्ज होम है, यहाँ से चिरांद है, कोल्डिहिबा है। यह नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं। अब हम देखेंगे, हमने प्रागैतिहासिक काल को देख लिया, अब हम देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल को। आद्य ऐतिहासिक काल को मैं आपको इस वीडियो में इस पेज पर दिखा रहा हूं। इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण सभ्यताओं का उदय होता है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका काल मैंने आपको अभी इस वीडियो में लिख के नहीं बताया, तो अब लिखना शुरू कर रहा हूं। तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का काल सिंधु सभ्यता का काल था। इसे ही हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना गया, क्योंकि वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसकी हड़प्पा नामक स्थान पर इस संस्कृति की खोज सबसे पहले की जाती है। इसीलिए इस संस्कृति का नाम हड़प्पा संस्कृति रखा गया। जैसे हड़प्पा संस्कृति, इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता के अवशेष मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा आदि नगरों से प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। हड़प्पा जो संस्कृति है इसकी खोज मैंने आपको अभी बताई है कि वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। यहाँ पर कौन सी नदी के किनारे की गई थी, तो रावी नदी के किनारे की गई थी, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। अब अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई, तो रखालदास बनर्जी के द्वारा की गई। यह वर्ष 1922 में की गई। इसकी खोज रखालदास बनर्जी जी ने की थी 1922 में। इसकी जो खोज हुई थी, नदी कौन सी थी, तो सिंधु नदी थी। इसे ही मृतकों का टीले के नाम से जाना जाता है। यहीं पर मोहनजोदड़ो में कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनने का परीक्षाओं के लिए है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आगे देखेंगे लोथल। तो लोथल जो जिला है भारत के गुजरात राज्य में अहमदाबाद जिले के अंतर्गत आता है, जिसकी खोज SR राव के द्वारा की गई वर्ष 1955 में। यहाँ पर यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि लोथल जो है यह सिंधु सभ्यता के काल का महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जो व्यापार का प्रमुख स्थल था। यहाँ से प्राप्त जो हुआ है वो गोंदीवाड़ा हुआ है,
चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है वर्ष 1955 में गुजरात में स्थित है। अब देखेंगे कालीबंगा। तो कालीबंगा के बारे में अगर बात करें तो यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घग्गर नदी के पास है। हाँ, और जो लोथल है भुंगवा नदी के पास है, और कालीबंगा घग्गर नदी के पास है। इसे कालीबंगा का शाब्दिक जो अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां होता है। वर्ष 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की जाती है। इसे जो प्राप्त हुआ है, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मित्रों, और भवनों का जो निर्माण हुआ था कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था। जो अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। अब और देखें, जैसे बनवाली और धौलावीरा, चनहूदड़ो, ऐसे महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुए हैं जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि जो धौलावीरा है यह कहाँ पर है, तो भारत के गुजरात राज्य में है, जिसकी खोज 1967 में जेपी जोशी के द्वारा की गई थी। यहाँ पर नगर 3 भागों में विभाजित था। यह प्रश्न बनता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे बात करें, वर्ष 1500 से 900 ईसा पूर्व, यह वैदिक युग ऋग्वेद की रचना, सामवेद, यजुर्वेद का काल है। आगे देखेंगे 900 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है, ईसवी से पहले का काल। ईसवी से पहले का काल अभी अपनी जो चल रही है 2025 ईस्वी, यानी 2000 साल से पहले जो शुरू हुआ होगा, 1 2 3 ऐसे करके शुरू हुआ होगा, तब 2025 साल आया है अभी। तो इससे पहले का काल, ईस्वी से भी पहले का काल क्या कहलाता है, ईसा पूर्व कहलाता है। ऐसे ही मैं बता रहा हूं। तो 900 से 500 ईसा पूर्व की बात है, जब उत्तर वैदिक काल में वेदों का उत्तरवर्ती काल अथर्ववेद तथा ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता, आरंभिक उपनिषद की रचना की गई। अब यहाँ पे बताने का मैं प्रयास करूंगा, जो 1500 से 900 का काल है, कभी कभी इसको दिखाया जाता है कि 1500 से 1000 ईस्वी का काल है, तो इससे बोला जाता है ऋग्वैदिक काल। और 900 से 500, कभी कभी 1000 से 500 ईसा पूर्व का काल, इसे बोला जाता है उत्तर वैदिक काल, यानी पहले का काल ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। उससे जैसे ही आप पीछे जाओगे तैसे ही उसको बोला जाएगा उत्तर वैदिक काल। तो इससे पहले का काल ऋग्वैदिक काल हुआ, जिसमें रचनाएं वेदों की हुई, वेदांगों की हुई। तो ऐसे ही इसमें ऋग्वेद की रचना हुई, सामवेद की रचना हुई, यजुर्वेद की रचना हुई। उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद की रचना हुई, ब्राह्मण की रचना हुई और आरण्यक की संहिता की रचना हुई। यह आरंभिक उपनिषदों की रचना काल कहा जाता है। अब मैं बात करूं वेदों की, तो वेदों की संख्या 4 है। जो कौन कौन से वेद हैं, ऋग्वेद है एक, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं का उल्लेख किया गया है। सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है। 563 ईस्वी पूर्व से 483 ईस्वी पूर्व का काल। यहाँ पर 563 जो है महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था, और 483 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। जन्म काल को महात्मा बुद्ध जी के महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, और मृत्यु काल को महात्मा बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। और देखते हैं गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था
जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया और इनकी माताजी इनके जन्म के 7वें दिन मृत्यु हो गई थी। तो इनका लालन पालन जो है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। यह शाक्य कुल के थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जब ये सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे बचपन में, तब इनका मात्र 16 वर्ष की अवस्था में विवाह हो गया। विवाह इनका यशोधरा से हुआ था। इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। आगे देखेंगे जो महात्मा बुद्ध जी हैं, एक बार अपने लुम्बिनी में घूमने के लिए निकले तो इन्होंने 4 दृश्य देखे। 4 दृश्यों में इन्होंने देखा, एक दृश्य था बूढ़ा आदमी और एक था बीमार आदमी, एक सन्यासी। तो इनके जो सारथी थे चन्ना और इनके घोड़े का नाम था कंथक। तो ये अपने चन्ना सारथी को पूछते हैं कि भाई यह क्या है। तो दृश्यों को देखकर वह पूछते हैं तो उसका अर्थ बताया जाता है। तो उससे बोलते हैं संसार दुखों से भरा हुआ है और सबसे अच्छा जो जीवन है सन्यास का जीवन है, इसीलिए ये सन्यास की ओर एक तरह से इनके अंदर सन्यास की भावना उत्पन्न होती है और यह 29 वर्ष की अवस्था में सन्यास को ग्रहण करते हैं, गृह त्याग कर देते हैं, जिसे इनके गृह त्याग के बाद मात्र 35 वर्ष की अवस्था में कठोर तपस्या 6 वर्ष की करने के बाद में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो इनको ज्ञान की जो प्राप्ति होती है निरंजना नदी के पास पीपल वृक्ष के नीचे होती है। जो स्थान है ज्ञान प्राप्ति का वह बोध गया है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद में इन्हें बुद्ध कहा गया, महात्मा बुद्ध कहा गया। जो महात्मा बुद्ध जी हैं उन्हें ही एशिया का ज्योतपुंज कहा जाता है। एशिया का ही ज्योतपुंज के नाम से और लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। जिसमें ज्ञान प्राप्ति के बाद में महात्मा बुद्ध जी ने सर्वप्रथम धर्म का उपदेश दिया था, वो स्थान था सारनाथ। इसे ही मैंने आपको बताया कि जो उपदेश है इनका, इसे ही धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जाना गया। धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जाना गया। अगर पूछा जाए महात्मा बुद्ध जी का जो जन्म है वो किस नाम से जाना गया, तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। और जो मृत्यु है महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। और सबसे पहला उपदेश जो इन्होंने दिया था सारनाथ में, जो वाराणसी के निकट है, इसे धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जाना गया। जो वाराणसी है उसी का नाम ऋषिपत्तन भी था। पहले जो प्राचीन नाम था सारनाथ का, उसका नाम ऋषिपत्तन था। इन्होंने प्रथम उपदेश तो सारनाथ में दिया, परंतु सर्वाधिक उपदेश की अगर पूछा जाए तो इन्होंने कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में दिए। सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध जी ने कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म में इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए, जिसमें जैसे सर्वाधिक धर्म प्रचार के लिए सबसे पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। और इनका महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कुशीनगर में हुई, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आगे देखेंगे 540 ईस्वी पूर्व से 468 ईस्वी पूर्व का काल जो है महावीर स्वामी का जीवन काल है। इसमें सबसे पहले जो जैन धर्म की स्थापना है तो उसकी प्रमुख संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। परंतु जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? 24, जिसमें पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ और दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ थे।
अगर ऋषभनाथ की पूछा जाए तो ये अयोध्या से संबंध रखते हैं। अयोध्या से संबंध रखते हैं। कहाँ से रखते हैं? अयोध्या। जो 21वें तीर्थंकर थे उनका नाम नेमिनाथ था और 22वें तीर्थंकर का नाम अष्टिनेम था। अष्टिनेम कहा जाता है। जो अष्टिनेम हैं जो भगवान कृष्ण के परम मित्र थे। भगवान कृष्ण के परम मित्र थे। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। जो 23वें गुरु थे जैन धर्म के कौन थे? पार्श्वनाथ। यह महत्वपूर्ण ध्यान रखना है इनको। इक्ष्वाकु वंश थे। इक्ष्वाकु वंश से थे। राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन के पुत्र थे और यह काशी से संबंध रखते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में 4 शिक्षाएं दी, प्रमुख शिक्षाएं दी। हिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अब देखेंगे आगे 24वें तीर्थंकर के बारे में, जो वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के थे, महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। इनके बचपन का नाम वर्धमान और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रक कुल के थे। माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम यशोदा था। इनकी जो पुत्री थी उसका नाम प्रियदर्शनी था। अगर बात करें कि महावीर स्वामी जी को संन्यास कब लिया, तो 30 वर्ष की अवस्था में नंदीवर्मन भाई इनके थे, उनसे अनुमति प्राप्त करके 12 वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद में ऋजपालिका नदी के पास में साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद में महावीर स्वामी को जिन विजेता के नाम से जाना गया। जिन विजेता के नाम से जाना गया। और यह आपको बता दूं कि जो जन्म स्थान है इनका कुंडलपुर या कुंडग्राम वैशाली 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और मृत्यु जो इनकी है 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी नालंदा बिहार में हुई थी। अगर बात करें आगे देखें तो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व का काल है। यहाँ पर 6ठी सदी के अंत में और 6ठी सदी के ही मध्यकाल और अंत में यहाँ पर बिंबिसार द्वारा मगध के हर्यक वंश की स्थापना की जाती है। जो बिंबिसार का शासनकाल है 544 से 492 ईसा पूर्व। इससे बिंबिसार द्वारा हर्यक वंश की स्थापना की जाती है। हर्यक वंश की स्थापना की जाती है। इससे पहले एक और वंश था जिसका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ हर्यक वंश से पहले का वंश है। तो मगध का पूर्ण रूप से उत्कर्ष बिंबिसार के शासनकाल में हर्यक वंश के द्वारा किया गया, जिसका काल है 544 से 492 ईसा पूर्व। और जो बिंबिसार था इसने राजधानी को अपनी राजगृह बनाया। यह कुशल प्रशासन व्यवस्था के लिए
अत्यधिक जाना जाता है। यह विदेशी नीति इसने अंग को हराकर अपने शासनकाल में मिला लिया और अवंती के जो राजा थे चंद्रप्रखोत, उसके बीमार होने के कारण उसके दरबार में अपना राजवैद्य जीवक भेजा, उससे उसको सही हो गया, तो उससे उसके संबंध सुधर गए। वैवाहिक संबंधों से भी इन्होंने अपनी शक्तिकरण बढ़ाया, जिसमें कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ विवाह किया, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया और मध्य प्रदेश की क्षेमा के साथ विवाह किया। वैवाहिक संबंधों से भी इसने अपने शासनकाल को अत्यधिक मजबूत किया। इसका पुत्र हुआ अजातशत्रु, जिसका शासनकाल है 492 ईस्वी पूर्व से 460 ईसा पूर्व। बिंबिसार, मगध के राजा बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था। इसने अपने पिता की हत्या 493 ईस्वी पूर्व में कर दी। प्रारंभ में यह जैन और बाद में बौद्ध बन गया। जो अजातशत्रु था प्रारंभ में जैन था और बाद में बौद्ध बन गया। इसका जो मंत्री था वह था वर्षकार। मंत्री वर्षकार था अजातशत्रु का, वर्षकार। इसकी सहायता से इसने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। वैशाली पर क्या किया था? विजय प्राप्त की थी। इसका जो पुत्र था उदयन, उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी और इसने अजातशत्रु की हत्या करने के बाद में 461 ईस्वी पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। 461 ईस्वी पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। पाटलिपुत्र की स्थापना की इसने, यानी पटना की स्थापना की इसने, और पटना को राजधानी भी इसी ने बनाया। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। कौन था? नागदशक, जिसको 413 से 362 ईस्वी पूर्व के काल में मगध के शिशुनाग वंश की स्थापना करने वाले शिशुनाग ने हर्यक वंश का राजमंत्री जो था, इसने नागदशक की क्या कर दी? हत्या कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना की। किसने? शिशुनाग ने। कब की? 413 से 462 के काल में। अब शिशुनाग वंश की स्थापना करने के बाद में यह राजधानी को वैशाली ले जाता है। शिशुनाग राजधानी को पाटलिपुत्र से कहाँ ले जाता है? वैशाली ले जाता है। और इसी काल में इसका उत्तराधिकारी कालाशोक होता है। कालाशोक होता है, जिसके काल में द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। जिसके काल में द्वितीय बौद्ध संगीति होती है और यह राजधानी को वैशाली से फिर दोबारा कहाँ ले जाता है? पाटलिपुत्र ले जाता है। वैशाली से पाटलिपुत्र ले जाता है। पाटलिपुत्र राजधानी को ले जाता है। आगे देखते हैं 344 से 322 ईस्वी पूर्व में मगध में नंद वंश की स्थापना होती है। मगध के नंद वंश का राजा महापद्मनंद नंद। यह क्या है कि इसमें महापद्मनंद नंद को ही एक छत्र पुराण, एक राट पुराण, अन्य नामों से जाना जाता है। इसका उत्तराधिकारी अंतिम शासक घनानंद होता है। इसी के शासनकाल में समकालीन सिकंदर होता है। आगे देखते हैं 327 से 325 ईस्वी पूर्व मकदूनिया के सिकंदर का आक्रमण और पोरस की हार। यह सिकंदर का 327 ईस्वी पूर्व में भारत अभियान किया जाता है, जिसमें
सबसे पहला पश्चिम भारत में उसका जो युद्ध होता है पोरस के साथ, हाइडेस्पीस का युद्ध होता है, जिसमें सिकंदर और पोरस के बीच में यह युद्ध होता है, जो वितस्ता झेलम नदी के या हाइडेस्पीस युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह पंजाब के पूर्व राजा पोरस और सिकंदर के मध्य जो युद्ध होता है, इसमें पोरस डट कर सामना करता है, सिकंदर ने सम्मान इसका किया और ब्यास नदी के बाद सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया और वहीं ब्यास नदी के तट पर ही सिकंदर ने सिकंदरिया शहर का निर्माण कराया और बुकुफेला इसके घोड़े का नाम था। यह अपने शासन को सेल्यूकस निकेटर को देकर वापस हो जाता है और 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन इराक में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व। इस काल में चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक यानी चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की, जिसमें घनानंद को हराया और मौर्य वंश की स्थापना की और नंद वंश का पतन हुआ। यह मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था चाणक्य, चाणक्य को तो आप जानते ही हैं, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है या कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया था 305 ईस्वी पूर्व में, सेल्यूकस निकेटर को हराया था और इसकी पुत्री कार्नेलिया से विवाह कर लिया था, जिसमें 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने दिए थे। आगे देखते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इन्हीं के काल में इनके दरबार में मेगास्थनीज आया था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक का वर्णन किया है। इंडिका नामक पुस्तक का वर्णन किया है। वर्ष 297 ईस्वी पूर्व से 274 ईस्वी पूर्व का काल, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र इनका बिंदुसार का शासन काल आता है। और जो बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार ही, जिसे 16 राज्यों का विजेता बौद्ध विद्वानों के तारकनाथ द्वारा बताया गया है। यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगर पूछा जाए आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो मखनी गौसाल ने की थी। इसके दरबार में इसने राजदूत भेजा था डायमेकस सीरिया एंटियोकस के दरबार में, जिसमें मदिरा और अंजीर और एक दार्शनिक की इसने मांग की थी। उसमें इसे मदिरा और अंजीर तो प्राप्त हुआ था, परंतु दार्शनिक नहीं भेजा था। इसने तक्षशिला में विद्रोह रोकने के लिए पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। इससे आगे देखेंगे 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व का काल। यह काल अशोक द्वारा कलिंग विजय और अशोक के महत्वपूर्ण कालखंडों का उल्लेख किया जाता है, जिसमें 269 को अशोक शासक बनता है। शासक बनने के
से पहले यह अवंती का राज्यपाल था। शासक बनने के 8वें वर्ष यह कलिंग की राजधानी तोसली पर 261 ईस्वी पूर्व में बिफोर क्राइस्ट में आक्रमण करता है और कलिंग में काफी जन धन की हानि होती है, जिसके द्वारा इसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और यह भेरी घोष की जगह पर धम्म घोष को अपनाता है। आगे देखते हैं 232 से 185 ईस्वी पूर्व का काल। यहाँ पर अशोक के उत्तराधिकारी मौर्य वंश के अंतिम नरेश बृहद्रथ, मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, की मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या की जाती है। तो देखते हैं आगे 190 ईस्वी पूर्व में भारत पर यूनानी आक्रमण, हिंद यूनानी राज्य की स्थापना एसेमिनेंडर द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं 185 ईस्वी पूर्व से 149 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना की जाती है, जिसमें पुष्यमित्र शुंग आता है, फिर अग्निमित्र आता है, फिर वसुमित्र आता है, फिर भागभद्र आता है, उसके बाद में अंतिम शासक देवभूति आता है। तो इसमें पुष्यमित्र शुंग जो है यह इसकी प्रमुख कार्य हैं जो 2 अश्वमेध यज्ञ कराता है और अपने पुरोहित के रूप में पतंजलि को रखता है। 2 यह क्या कराता है, अश्वमेध यज्ञ कराता है और पुरोहित इसके जो होते हैं, पुरोहित पतंजलि होते हैं, पतंजलि योग सूत्र के संस्थापक और महाभाष्य नामक पुस्तक भी लिखते हैं। महाभाष्य नामक पुस्तक की भी रचना पतंजलि द्वारा ही की जाती है और योग सूत्र की। आगे देखते हैं 149 से 73 ईस्वी पूर्व पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी 75 ईस्वी पूर्व में शुंग राजवंश का अंत हुआ। तो जैसे मैंने बताया था सबसे अंतिम शुंग शासक कौन था, देवभूति था। तो देवभूति सबसे अंतिम शासक था शुंग वंश का। आगे देखते हैं 73 ईस्वी पूर्व से 28 ईस्वी पूर्व का काल जो है कण्व वंश ने शुंगों से सत्ता छीन ली। यानी 75 से ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व के लगभग काल में वासुदेव कण्व वंश का संस्थापक बनता है। वासुदेव कण्व वंश का संस्थापक बनता है और इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। आगे देते हैं 58 ईस्वी पूर्व उज्जैन नरेश विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत की स्थापना की जाती है। तो उज्जैन नरेश द्वारा, जिसने शकों को पराजित करने के बाद में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी सबसे पहले। इसके बाद में यह इतनी लोकप्रिय उपाधि हुई कि इसकी संख्या 14 तक पहुंच गई। अब हम देखेंगे 78 ईस्वी को। 78 ईस्वी जो है इसमें कुषाण वंश की तो स्थापना हो चुकी थी। कुषाण राजा जो कनिष्क था, जिसके द्वारा शक संवत की शुरुआत की जाती है और यह कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसके दरबार में वसुमित्र, जिनके द्वारा महाभिभाषा सूत्र की रचना की जाती है, और राजवैद्य चरक भी इसके दरबार में रहते थे, जिनके द्वारा चरक संहिता की रचना की जाती है। अश्वघोष भी कनिष्क के दरबार में रहते थे, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, जो बौद्धों की रामायण के नाम से जानी जाती है। और इसमें महाभिभाषा सूत्र जो नागार्जुन की है, इसकी भी रचना महाभिभाषा सूत्र जो है, नागार्जुन भी इसी के दरबार में रहते थे, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, जिन्होंने शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। आगे देखते हैं
320 से 335 ईस्वी। इस काल में चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल हुआ, जो यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया। परंतु अगर पूछा जाए गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, गुप्त वंश का यहाँ वास्तविक संस्थापक होगा, वास्तविक संस्थापक। परंतु यहाँ पर गुप्त वंश का अगर संस्थापक अकेला पूछा जाए, संस्थापक तो होंगे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त द्वारा गुप्त वंश की स्थापना, जिसमें गुप्त वंश के प्रमुख शासकों के बारे की बात करें तो गुप्त वंश में श्रीगुप्त, उसके बाद में आते हैं घटोत्कच, उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद में समुद्रगुप्त, फिर आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद में गुप्त वंश के शासक जो होते हैं कुमारगुप्त होते हैं, कुमारगुप्त। और उसके बाद में आता है स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। अंतिम जो गुप्त वंश का शासक था वो था विष्णुगुप्त। तो यह जो क्रम है गुप्त वंश के प्रमुख शासकों का क्रम है, जिसमें श्रीगुप्त द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की जाती है। घटोत्कच का शासन आता है, उसके बाद में वास्तविक गुप्त वंश का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि गुप्त वंश को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। मंदिर स्थापत्य कला की शुरुआत सबसे पहले गुप्त काल में ही हुई, और जो गुप्त थे कुषाणों के सामंत थे। यह पहले कुषाणों के क्या थे? सामंत थे। इसके बाद में अब आगे देखेंगे 335 से 380 ईस्वी समुद्रगुप्त का शासन काल आता है 335 से 80। इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। इसको जो भारत का नेपोलियन नाम दिया था विसेंट स्मिथ द्वारा दिया गया था, विसेंट स्मिथ द्वारा दिया गया था। इसमें देखेंगे तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसके द्वारा शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद में इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसने राजधानी पाटलिपुत्र और उज्जैन को बनाया। वैवाहिक संबंध बनाने के लिए इसने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नाग से विवाह और इसकी पुत्री प्रभावती गुप्त, जिसका विवाह इसने वाकाटक नरेश रुद्रदेव द्वितीय के साथ किया। आगे देखते हैं 415 से 454 ईस्वी कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल, फायान की भारत से वापसी। तो जो कुमारगुप्त प्रथम का महत्वपूर्ण कार्य था, जो नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया है, कुमारगुप्त के द्वारा ही बनाया गया है। 454 से 457, 455 से 457 का काल है स्कंदगुप्त का शासनकाल। इसमें हूणों द्वारा प्रथम आक्रमण किया गया। 567 से 606 ईस्वी का काल गुप्त वंश के उत्तरवर्ती शासक तथा गुप्त वंश का अंत हो गया। आगे बात करेंगे 606 से 647 ईस्वी की। तो कन्नौज के राजा हर्ष का शासनकाल के मध्य हिंसांग की भारत यात्रा। यहाँ पर जो राजा हर्ष हैं,
हर्ष थे वो पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश से संबंध रखते थे। इन्हीं के दरबार में वाण भट्ट रहा करते थे। वाण भट्ट रहा करते थे, जिन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी जैसी पुस्तकों की रचना की। कादम्बरी महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की। 622 में हिजरी संवत की शुरुआत हुई। 671 से 695 भारत यात्रा पर चीनी यात्री इत सिंह आया। भारत यात्रा पर चीनी यात्री, इसमें देखेंगे 50 ईस्वी पूर्व से 250 ईस्वी तक का काल। दक्षिण भारत के संगम युग के बारे में देखेंगे तो इसमें दक्कन का सातवाहन राजवंश का उदय होता है। इसकी स्थापना सातवाहन वंश की सिमुक द्वारा की जाती है। सिमुक द्वारा की जाती है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक हैं, जिनमें सिमुक हुआ, सातकर्णी प्रथम हुआ, सातकर्णी प्रथम, हॉल हुआ और गौतमीपुत्र सातकर्णी हुआ। गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठीपुत्र पुलवामी, यज्ञश्री पुलवामी, ऐसे महत्वपूर्ण शासकों ने शासन किया, जिसमें पुलवामी चतुर्थ और सिमुक सातकर्णी प्रथम, हॉल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठीपुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री पुलवामी, इन शासकों ने सातवाहन राजवंश पर शासन किया। आगे देखते हैं 106 से 130 ईस्वी। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहनों के महान राजा थे। 500 ईस्वी से 757 ईस्वी वातापी का प्रथम चालुक्य वंश पश्चिम और मध्य दक्कन क्षेत्र तक फैला था। इसमें जो वातापी वंश था मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ था। पहला था कल्याणी और दूसरा था वातापी या बादामी, वातापी, और तीसरा था बेंगी। कल्याणी वंश का चालुक्य वंश जो था, इसकी स्थापना तैलप द्वितीय के द्वारा की गई थी। और जो चालुक्य वंश का बादामी शाखा थी, इसकी स्थापना जयसिंह ने की थी और बेंगी की इसकी स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। जो कल्याणी का तैलप शाखा थी, तैलप द्वितीय के द्वारा चालुक्य वंश की कल्याणी शाखा की सबसे शक्तिशाली शासक विक्रमादित्य चतुर्थ था। चालुक्य के बादामी शाखा का सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय था। ऐसे ही आगे देखेंगे 757 से 973 ईस्वी। मान्यखेत का राष्ट्रकूट वंश, जो राष्ट्रकूट वंश था, इसकी स्थापना दंतिदुर्ग द्वारा की गई। इसमें महत्वपूर्ण कार्य जो हुआ था, एलोरा एवं एलिफेंटा जो महाराष्ट्र में है, गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही किया गया था। आगे देखते हैं 850 से 1267 का काल। इसमें तंजौर या तंजावुर के चोल के बारे में, जो 850 से
1267 का काल है, इसी में चोल साम्राज्य की स्थापना होती है और काफी विस्तार प्रदान करता है चोल साम्राज्य अपना, जिसमें चोल साम्राज्य की स्थापना सबसे पहले विजयालय द्वारा 850 से 887 ईस्वी के कार्यकाल में की गई थी। यह सबसे पहले चोलों का स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का कार्य आदित्य प्रथम ने किया था। आगे देखते हैं 973 से 1190 ईस्वी, यहाँ पर शाकंभरी, अजमेर, राजस्थान के चौहान शासकों का उल्लेख किया गया है। आगे देखेंगे 985 से 1014 ईस्वी के काल में राजा राज का शासनकाल, भूमि सर्वेक्षण की शुरुआत की गई। और आगे है 1014 से 1044 राजेंद्र प्रथम का शासनकाल, काफी महत्वपूर्ण है। 1014 से 1044 ईस्वी का काल जो चोल शासक राजेंद्र प्रथम का शासनकाल था, इसमें चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने सर्वाधिक विस्तार चोल साम्राज्य का बढ़ाया और इसने बंगाल के पाल शासक महीपाल को पराजित किया, जिसके बाद इसने गंगेय कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। गंगेय कोंड चोल की उपाधि धारण की, बंगाल के पाल शासक महीपाल को पराजित करने के बाद। आगे देखते हैं 1044 से 1052 ईस्वी में राजा अधिराज प्रथम का शासनकाल था। 1052 से 1064 राजेंद्र द्वितीय का शासनकाल था। 1064 से 1070 ईस्वी का काल वीर राजेंद्र का शासनकाल था। 1070 से 1120 का काल कुलोत्तुंग प्रथम का शासनकाल था, जो चोल चालुक्य संघर्ष की समाप्ति के लिए जाना जाता। आगे देखते हैं 1120 से 1267 का काल जो है उत्तरवर्ती चोल शासकों का काल है,